दो घूंघट वाली गरीब दर्जी बहू। गरीब माता पिता कुंती और प्रताप अपनी दोनों बेटियों की शादी करने के लिए पूर्वजों का खेत बेच देते हैं। हाल ही में 2 दिन पहले कमला और महेश के दोनों बेटे दीपक और रुद्र का रिश्ता प्रताप की दोनों बेटियां सुप्रिया और आकांक्षा से जुड़ जाता है। शाम को कुंती कहती है, अजी सारी तैयारी तो हो चुकी है, इतने पैसों से मानेंगे नहीं इनके ससुराल वाले। देखो कुंती, परेशान मत हो। हमारी जितनी गुंजाइश थी हम उतना कर रहे हैं, बाकी हाथ जोड़ लेंगे। इसलिए दोनों बेटी की शादी एक साथ कर रहा हूँ, क्योंकि अब गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप सही कहते हैं माँ, हम दोनों बहनों ने मिलकर 20,000 रुपये जोड़े थे, वो भी काफ़ी लंबे समय से सिलाई करके। ये भी आप रख लीजिए अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। हाँ माँ, पिताजी ले लीजिए। अरे मेरी बच्चियों, ये तुम क्या कर रही हो? बेटियों के पैसे नहीं लेते माता पिता। ये सब हम दोनों ने आपकी बदौलत ही कर पाया है। अगर आप हमें सिलाई नहीं सिखाती तो और कौन करता? इस पर तो आपका ही हक बनता है। अगर हम आपकी बेटी की जगह बैठे होते तो क्या आप मना कर देती? देख रही हो कुंती, हमारी दोनों बेटियाँ कितनी बड़ी हो गई हैं। जी सयानी हो गई हैं, इसीलिए तो शादी कर रहे हैं। देखना, अपने ससुराल में भी सबको खुश रखेंगी। हाँ वो तो है। देखो माँ, मैंने अपने हाथ से आपके लिए हमारी शादी में पहनने के लिए साड़ी और ब्लाउज तैयार किया है, और मैंने पिताजी के लिए कुर्ता सिला है। बहुत सुंदर है मेरी बच्चियों, बहुत सुंदर। फिर दोनों बेटियां अपने माता पिता को बिठाकर उनसे बहुत सारी बातें करती हैं। ऐसे एक हफ्ता गुजर जाता है। दोनों बेटियों की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जहां ढोलक शहनाइयां बजती हैं और दोनों बहनों के हल्दी के बाद मेहंदी की रस्म होती है। अगले दिन सुप्रिया आकांक्षा की दीपक और रुद्र के साथ धूमधाम से शादी हो जाती है। फिर लालची सास कमला अपनी दोनों बहू का गृह प्रवेश करती है। आओ आओ गरीब की महारानियों, आओ, तुम्हारा स्वागत है। चलो चलो घर में घुसो, और एक बात कान खोल कर सुन लो, टाइम की मैं बहुत पाबंद हूँ। किसी भी चीज़ में कमी मुझे पसंद नहीं आती, तो घर की जिम्मेदारी बराबर निभाना। जी माँ जी, आप निश्चिंत रहिए, हम सारा काम अच्छे से संभाल लेंगी। मुंह चलाने से कुछ नहीं होगा। गरीब की बेटियों, देखो शादी का कितना फैलावा है, जाकर ये समेट लो, फिर सोना, समझी तुम? जी माँ जी, हम अभी करते हैं। और ये अपनी मनहूस शक्ल क्यों दिखा रही हो? चुपचाप से दोनों बहू घूंघट कर लो। तुम्हारा घूंघट कभी हटना नहीं चाहिए इस घर में, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सास के बर्ताव से दोनों बहनों को इतना अंदेशा तो लग जाता है कि सास उनके आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और बहुत ही खड़ूस व्यवहार की थी। कमला की बात सुन दोनों बहनें घूंघट कर लेती हैं और लहंगे के जोड़े में आते ही घर की सफाई करने लगती हैं और सामान को समेट देती हैं। सुप्रिया, माँ जी कितनी गुस्से वाले स्वभाव की हैं, देखा तुमने? हाँ ये तो है, मुझे तो माँ जी से बहुत डर लग रहा था। क्या हर नई बहू के साथ उसकी सास ऐसे ही करती है? क्या पता, पर अब हमें माँ जी की बात तो माननी ही होगी ना। एक तो थकान भी हो रही है। जल्दी से इस सामान को उठा लेते हैं, फिर चलते हैं। लगभग सारा काम तो हो ही गया है। फिर दोनों बहू हॉल की सफाई करके कमला के पास जाती हैं और उसकी मंजूरी से जाकर वापस अपने कमरे में सो जाती हैं। सुबह उठकर दोनों अपने पति से बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो चिढ़कर बिना खाना खाए ऑफिस चले जाते हैं। फिर दोनों बहू घूंघट में घर की सफाई करती हैं, जिससे उन्हें प्रॉब्लम भी होती है। एक बार तो आकांक्षा का सर दीवार में लग जाता है, तो वहीं सुप्रिया का सब्जी काटते वक्त हाथ कट जाता है। तभी घूंघट हटाकर आकांक्षा कहती है, अरे तेरी तो बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, ध्यान से करना था ना। क्या करूं, माँ जी की घूंघट की वजह से बड़ी मुश्किल से काम हो पाता है। हाँ ये तो है। तभी कमला दोनों बहू को बिना घूंघट के देखकर गुस्से में कहती है, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई घूंघट हटाने की? कल साफ साफ लफ्जों में मना कर दिया था ना मैंने। माँ जी, वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, हाथ कट गया था, इसलिए थोड़ी देर के लिए घूंघट हटा दिया। हाँ माँ जी, माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। गरीब की औलाद, तुम्हारे माँ बाप ने पैसे भी नहीं दिए, पहले दिन ही अपने रंग दिखा दिए। माँ जी, आप अच्छे से जानती हैं, हमारे पिताजी ने आपको दहेज देने के लिए पुरानी जमीन बेच दी, फिर भी आप ऐसे कह रही हैं। तेरी ये मजाल अभी बताती हूँ तुझे। फिर कमला आकांक्षा के बाल पकड़कर खींचती है और धक्का मारकर चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। सास और पति दोनों भी आकांक्षा और सुप्रिया पर अत्याचार करते थे, दोनों को नौकरानी की तरह रखते थे। वहीं दोनों को सिलाई करने का बहुत शौक था। कमला दोनों को वो भी नहीं करने देती थी और पैसों की तंगी के कारण दोनों बहू को गरीब होने की वजह से घर से बेघर कर देती है। माँ जी, हमें इस घर से बाहर मत निकालिए, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पिताजी ने सारी जमा पूंजी आपको दे दी। ए, बकवास बंद कर और निकलो यहाँ से, गरीब कहीं की। फिर रोती हुई दोनों बहन भटकने लगती हैं। 4 दिन बीत जाते हैं।
कभी मंदिर से खाना खा लेती हैं तो कभी पानी पीकर रह जाती हैं। सुप्रिया, हम कहाँ जाएं ऐसी हालत में? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आकांक्षा। माता पिता के पास भी नहीं जा सकती। चलकर हम कोई काम ढूंढ लेते हैं सिलाई का। फिर दोनों बहनें काम की तलाश में इधर उधर भटकती हैं और आखिरकार एक टेलर के पास उन्हें अपने लिए काम मिल जाता है। अच्छा, तुम दोनों को काम आता है? अच्छे से कपड़े सिल लेती हो ना? हाँ हाँ, हमें बहुत अच्छे से सिलाई आती है, हम आपको निराश नहीं करेंगे। अच्छा, तो तुम दोनों एक नया डिजाइनर सूट और ब्लाउज सिल के दिखाओ तो मैं जानूं। जी, हम अभी करते हैं। फिर दोनों बहनें टेलर की आकांक्षा से भी ज़्यादा अच्छी सिलाई करती हैं, जिससे वो बहुत खुश होता है। अरे वाह, तुम दोनों बिटिया ने तो बहुत नया डिजाइन का ब्लाउज और सूट सिला है। तो मेरे पास एक बड़ा ऑर्डर आया है अमीर घर से। 40,000 रुपए का एक पीस है। अगर वो खुश हो गए तो मैं तुम्हें बड़े बड़े ऑर्डर दिया करूंगा दोनों को। सच अंकल जी, आपका बहुत शुक्रिया। फिर दोनों बहनें बड़े बड़े घर के महंगे सूट सलवार ब्लाउज और नए डिज़ाइन से सिलती हैं, जिससे टेलर के और ज़्यादा ग्राहक बढ़ते हैं और उसे बहुत सारे ऑर्डर आते हैं। इसीलिए वो दोनों बहनों को हमेशा के लिए बड़े ऑर्डर सौंप देता है, जिसका आधा पैसा उन दोनों को मिलता है। देखते ही देखते दोनों बहनें मेहनत से काफ़ी मशहूर दर्जी बन जाती हैं, जिसके बाद वो अपनी दुकान खोल लेती हैं और छोटी छोटी लड़कियों को भी सिलाई सिखाती हैं। अरे बेटा, ये पक्की सिलाई होती है, तुम्हें कच्ची करनी थी। और रिया, तुम गले का नया डिज़ाइन बनाकर दिखाओ। जी दीदी। सुनिए, मैंने आप दोनों बहनों का बहुत नाम सुना है, क्या मेरे लिए डिज़ाइनर गाउन बना देंगे जैसे मनीष मल्होत्रा के होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप फिक्र मत कीजिए, हमारे यहाँ बड़े बड़े ब्रांड के कॉपी भी सस्ते दाम में बनाए जाते हैं। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। कब मिल जाएगा? बस 2 दिन में मिल जाएगा। आकांक्षा, देख रही हो ना तुम, कहाँ हमारे पास एक वक्त का खाना भी नहीं था और आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। हमारी दर्जी की सिलाई आज हमारे मुश्किल समय में काम आ गई। ये तो है, अभी तो हमें और ऊंची उड़ान भरनी है। इस तरह दोनों बहनें और भी अच्छे और महंगे डिज़ाइनर कपड़े सिलती हैं। अपनी तरक्की से दोनों ने एक बड़ा घर भी बनवा लिया था। उनकी गिनती बड़े बड़े फैशन डिज़ाइनर के बीच होती थी, जिससे टीवी पर दोनों बहनें आने लगी। ये देखकर दोनों के ससुराल वाले, सास ससुर और उसके पति उनकी स्टूडियो में पहुंच जाते हैं। बहू, तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जब मैंने तुम दोनों को बाहर निकाल दिया, पर तुम दोनों तो हीरा निकली, हीरा। हाँ बहू, वापस आ जाओ। कुछ समय के लिए हम लालची हो गए थे। वापस आ जाओ, हमें तुम्हारी कदर हो गई है। हम क्यों आए? हम तो गरीब थे ना। आप लोगों का जब मन चाहा घर से कचरे की तरह बाहर निकाल दिया और आप बुला रहे हैं क्योंकि हम मशहूर हो गए हैं। हमें वापस उस घर में नहीं लौटना। चले जाइए यहाँ से, हम कभी आपको माफ नहीं कर पाएंगे। सिक्योरिटी गार्ड, इन्हें बाहर कर दो। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बाहर कर देता है। इतने में एक कार से कमला का एक्सीडेंट हो जाता है और ये दोनों बहू से देखा नहीं जाता और वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाती हैं। होश आने के बाद दोनों बहू माफ़ी मांग कर कहती हैं, माँ जी, हमें माफ़ कर दीजिए, हम भी सारी बातों को भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। सच? ऐसा है तो मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से स्वागत करूंगी। 2 दिन बाद कमला ठीक हो जाती है और वो अपनी दोनों बहू का बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करती है, जिसके बाद वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। निधि, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और ये भी चाहता हूँ कि हम दोनों अपनी आगे की जिंदगी एक साथ गुजारें, लेकिन तुम एक अमीर घर की बेटी हो। तुम्हारे माता पिता ने जो जिंदगी तुम्हें दी है वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। प्रियांशु, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे लिए तुम बहुत ज़्यादा मायने रखते हो। मैं अपना सारा जीवन तुम्हारे साथ सूखी रोटियां खाकर भी बिता सकती हूँ। प्रियांशु निधि की ये सारी बातें सुनकर पिघल जाता है और वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों मिलकर एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं, जिसके बाद प्रियांशु अपनी पत्नी निधि को अपने घर ले आता है, जहाँ उनका स्वागत करने के लिए उसकी 2 बोनी बहनें दरवाजे पर खड़ी होती हैं। उन्हें देख निधि हैरान रह जाती है। ये दोनों कौन है? इनके बारे में तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं। हाँ, अरे हाँ, इस पूरी दुनिया में मेरा इनके अलावा है ही कौन। ये दोनों मेरी जिम्मेदारी हैं, मेरी प्यारी बहनें। भैया, आप तो बहुत सुंदर भाभी लेकर आए हो। ओहो, भाभी थक गई होंगी, उन्हें अंदर तो ले आओ भैया। निशा के कहने पर प्रियांशु निधि को घर में अंदर ले आता है। घर में केवल 2 कमरे होते हैं, जिनमें से एक कमरे में प्रियांशु निधि को ले जाता है। आज से ये कमरा तुम्हारा और मेरा है। निधि, चलो अब तुम चेंज कर लो, बाकी रात का खाना तो मेरी दोनों बहनें मिलकर ही बना लेंगी। उस रात निधि खुश तो होती है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल पूरी रात चलता रहता है, जिसके चलते उसे एक भयानक सपना आता है। तुम इस घर में एक नौकरानी हो, मेरी बहनों की सेवा तुम्हारा फर्ज है और तुम अपने फर्ज से भाग रही हो। क्या इसलिए तुमने मुझसे शादी की थी, ताकि तुम अपनी इन बोनी बहनों की सेवा मुझसे करवा सको? मेरी बहनें ही मेरा सब कुछ हैं, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो।
ऐसा कहकर वो अपने ऑफिस निकल जाता है। उसके जाते ही उसकी दोनों बहनें निधि के ऊपर अत्याचार करने लगती हैं और निधि को अपने फैसले पर पछतावा होने लगता है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इस इंसान से शादी करके। अपनी जिंदगी का फैसला ऐसी जल्दबाजी में अपनी शादी का फैसला नहीं लेना चाहिए था। निधि अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वो अचानक से नींद से जाग जाती है। उसके चेहरे पर पसीना होता है और वो घबराई हुई होती है। मैं अपने पति को अपने काबू में करके ही रहूंगी और इन दोनों बोनियों का जीना हराम कर दूंगी। निधि एक अमीर घमंडी लड़की थी और वो अपनी बोनी नंद से बहुत ज्यादा चिढ़ती थी। वहीं प्रियांशु को अपनी बहनों की शादी की बड़ी चिंता थी, जिसके चलते शादी के अगले ही दिन वो अपनी पत्नी निधि से कहता है, निधि आज मेरी दोनों बहनों को देखने वाले आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम रसोई में जाकर मेहमानों के खाने के लिए कुछ बढ़िया सा अपने हाथों से बनाओ। मैं बाजार जाकर कुछ जरूरी सामान ले आता हूँ। ऐसा कहने के बाद प्रियांशु बाजार के लिए निकल जाता है। उसके जाते ही निधि उसकी दोनों बोनी बहनों के पास आती है और उनसे कहती है, तुम दोनों यहाँ घोड़े बेचकर सो रही हो और तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। चलो उठो, तुम्हें देखने वाले जो लोग आ रहे हैं उनके लिए कुछ बढ़िया सा खाने को बनाओ। ठीक है भाभी जी, हम बना लेते हैं खाने के लिए कुछ। निशा अपनी बहन के साथ रसोई में जाकर खाना बनाना शुरू कर देती है। तभी काजू कहती है, हमारी भाभी हमसे काम क्यों करवा रही हैं? ये सब वो खुद भी तो कर सकती थी। तुम जानती तो हो ना, वो अमीर घर से आई हैं, उन्हें घर के कामकाज करने की अभी आदत नहीं है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। निशा ऐसे कहकर काजू को समझा देती है। वो दोनों मिलकर खाना बना लेती हैं। जैसे ही वो खाना बनाकर फ्री हो जाती है, निधि उनके पास आकर कहती है, ए बोनी, अब यहाँ आराम से बैठे क्या हो? अपने भाई के आने से पहले पूरे घर की साफ सफाई कर लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझी तुम दोनों? निधि का बुरा बर्ताव उन्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो दोनों मिलकर मेहमानों के आने से पहले सारे काम कर लेती हैं। उन दोनों को इतना समय भी नहीं मिल पाता कि वो दोनों अपनी हालत ठीक कर सके। सभी काम होते ही प्रियांशु घर पर मेहमानों को ले आता है। आओ अंदर आओ। अरे निधि, चलो जल्दी से मेहमानों के लिए नाश्ता पानी लगाओ। प्रियांशु के कहते ही निधि मेहमानों के लिए नाश्ता और चाय ले आती है। तभी लड़के की माँ कहती है, अरे ये सब तो होता ही रहेगा, लेकिन तुम्हारी दोनों बहनें कहीं नजर नहीं आ रही। जाओ निधि, मेरी दोनों बहनों को लेकर आओ। निधि निशा और काजू के पास आती है। बदसूरत लड़कियों, चलो, तुम्हें बाहर बुलाया गया है। ऐसी हालत में हम बाहर कैसे आएंगे? हमें थोड़ा समय मिल सकता है क्या? अरे तुम जैसी पोनियों को कौन ही पसंद करेगा? जैसी भी हो वैसे ही बाहर आ जाओ। निधि के कहने पर वो दोनों बाहर आ जाती हैं, लेकिन उनकी हाइट देखकर मुमताज अजीब सा मुंह बना लेती है। अरे प्रियांशु, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी बहनें अभी बच्चियां हैं? नहीं नहीं, बस मेरी बहनों की हाइट नहीं निकल पाई। बाकी मेरी बहनें संस्कारी हैं, घर के सारे कामकाज जानती हैं, परिवार को अच्छे से संभाल सकती हैं। इन दोनों से कौन ही अपने बेटों की शादी करवाएगा? लेकिन मैं एक बार को सोच सकती हूँ, अगर तुम मुझे मुंह मांगा दहेज दे सको। इससे पहले भी काजू और निशा के कई रिश्ते टूट चुके थे और इस बार प्रियांशु को कुछ समझ नहीं आता और वो दहेज देने के लिए तैयार हो जाता है। मेहमानों के जाने के बाद प्रियांशु अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट जाता है और परेशान होकर खुद से बातें करने लगता है। अब कहाँ से लेकर आऊँगा इतना सारा दहेज? मेरी तो इतनी औकात भी नहीं है। तभी वहाँ निधि आती है और बड़ी ही चालाकी से कहती है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम इतना दहेज कहाँ से लाओगे? और जब ये बात तुम्हारी बहनों को पता चलेगी तो उन्हें भी दुख होगा। इसीलिए तुम मुझ पर उनकी शादी की जिम्मेदारी छोड़ दो। मैं अपनी नंदों के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी ताकि वो हमेशा खुश रहें। क्या तुम सच बोल रही हो? तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इस बात से प्रियांशु खुश तो बहुत होता है, लेकिन निधि अपने मन में सोचती है, बहुत हुआ ये अच्छा बनने का दिखावा। अब तो मैं इन दोनों को इस घर से निकाल कर ही रहूंगी और मेरे होते हुए मैं अपने पति का सारा पैसा इन दोनों बोनियों के ऊपर वेस्ट नहीं होने दूंगी। निधि अगले दिन एक बहुत गरीब परिवार में जाकर अपनी नंदों के लिए रिश्ता पक्का करके आ जाती है और कुछ ही दिनों में उसकी दोनों नंदों की शादी की तारीख भी निकल आती है, जिसके चलते एक दिन वो बहुत खुश होकर खुद से कह रही होती है, आखिरकार अब इन दोनों बोनियों से पीछा छूट ही जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। ये काजू और निशा सुन लेती हैं। इसका मतलब हमारी भाभी हमारे ऊपर अत्याचार के साथ साथ हमें इस घर से रफा दफा कर रही हैं। रुको रुको, उनकी बात सुनने दो। तभी निधि खुद से कहती है, अधेड़ उम्र के आदमियों से शादी करने के बाद इन दोनों को पता चलेगा कि बोने होने का कितना नुकसान है। ये सुनने के बाद निशा हैरान रह जाती है। हमारी भाभी हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? हमें अपने भैया को ये सब बताना होगा। वो दोनों जब अपने भाई के पास उस सच को बताने जाती हैं, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी देखकर वो अपने भाई की खुशियाँ छीनना नहीं चाहती थी, जिसके चलते वो दोनों अपने साथ हो रहे अन्याय जानने के बाद भी बर्दाश्त करती रहती हैं। शादी वाले दिन बड़ी ही चालाकी से उनकी घमंडी भाभी
प्रियांशु को यहाँ वहाँ काम में व्यस्त रखती है। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कोई पलट नहीं सकता। इसी के चलते जब प्रियांशु अपनी बहनों के होने वाले पतियों को देखता है तो उसे बहुत अफसोस होता है। इतनी अधेड़ उम्र के आदमियों से मेरी बहनों की शादी नहीं हो सकती। मैं ये सब नहीं होने दे सकता। प्रियांशु शादी को रोक देता है, जिसके चलते उसकी बहनें उसे गले से लगाकर रोने लगती हैं और रोते हुए अपनी भाभी की असलियत भी बता देती हैं कि इस प्रकार निधि अभी तक उनके ऊपर अत्याचार करती आई और वो उन दोनों को अपने भाई से हमेशा के लिए अलग करना चाहती थी। मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा निधि, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। अपनी सच्चाई अपने पति के सामने आते ही निधि को बहुत अफसोस होता है और वो अपनी गलती की माफ़ी अपने पति और अपनी ननद से मांगती है। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे बस एक आखिरी मौका दे दो अपनी गलती सुधारने का। काजू और निशा का बहुत बड़ा दिल होता है, वो निधि को माफ़ कर देती हैं, जिसके चलते प्रियांशु भी उसे माफ़ कर देता है। इस बार प्रियांशु अच्छे घर में अपनी बहनों का रिश्ता करता है और उनकी उम्र के हिसाब से उनकी शादी कर देता है, जिसके बाद उसकी दोनों बहनें खुशी खुशी विदा होकर अपनी ससुराल चली जाती हैं और अब निधि भी प्रियांशु के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।